हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी फार्मा क्वेरीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बारे में। क्लिनिकल स्टडी में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो जनरली हम स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडी को पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा क्लिनिकल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी का भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपने बी फार्मा के 8th सेमेस्टर में रिसर्च मेथडोलॉजी में भी है और एम फार्मा फार्माकोलॉजी में भी है, कम्युनिटी मेडिसिन में भी है। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम अशोक, एम फार्मा फार्माकोलॉजी। सो लेट वी स्टार्ट एंड हियर वी गो। सबसे पहले हम क्लिनिकल स्टडी, जो कोई भी ड्रग की स्टडी करते हैं या कोई भी स्टडी करते हैं अपन मेडिसिन की, कोई भी डिजीज की, तो उसमें क्लिनिकल स्टडी में हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स यूज करते हैं। और उसमें भी जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई भी ड्रग का एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने ड्रग दिया, कितना दिया, डोज हम सेलेक्ट करेंगे। हम मतलब इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है वो डोज सेलेक्ट करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा उनसे और एनालिसिस करेगा। जैसे अगर हम स्लाइड्स पे देखें तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी सबसे पहले सेकंड पे आ जाइए आप। इसमें क्या हो, सब्जेक्ट है कोई, उस पे ट्रीटमेंट किया कोई भी और फिर एनालिसिस किया। दिख रहा है आपको? उसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। इस पे इन्वेस्टिगेटर का पूरा पूरा इफेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेटर पूरा कंट्रोल होता है इस पे। ओके, इन्वेस्टिगेटर जैसा करता है वैसा होता है। और फिर हम एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं कि कोई टेस्ट ड्रग होती है, उसको प्री एग्जिस्टिंग ड्रग से या स्टैंडर्ड ड्रग से कंपेयर करते हैं। और ये हमारी क्लिनिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल जनरली सिंपली आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें इन्वेस्टिगेटर का कोई रोल ऐसे नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेटर का जो सब्जेक्ट्स है, जो स्टडी पॉपुलेशन है, जो सब्जेक्ट है, जो पॉपुलेशन में एनरोल्ड है, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटर उसको कोई ड्रग दे नहीं सकता या कुछ भी उसका कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी इंटरवेंट नहीं होगा। वो रेदर सिंपली क्या करेगा, जस्ट ऑब्जर्व करेगा। और इसको दूसरा हम नाम से एनालिटिकल स्टडी भी कहते हैं इसको। जस्ट एनालिसिस, जस्ट ऑब्जर्व करेगा। देखो, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या है कि नेचर डिटरमाइंस हु इज एक्सपोज्ड टू द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट एंड हु इज नॉट एक्सपोज्ड। बट एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर डिटरमाइंस। ऑब्जर्वेशनल में नेचर डिटरमाइन करेगा, जैसे नेचुरली हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता क्या है, क्या ऑब्जर्व करना है अपने को, तो इसको जानने के लिए देखिए, जनरली ऑब्जर्वेशनल स्टडी हम कोई भी रिस्क फैक्टर से उसका डिजीज डेवलपमेंट में कितना इफेक्ट है वो देखने के लिए करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो कि सिंपली एग्जांपल हम यूज करते हैं कि प्री रिसर्च से हमको पता है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमको प्री जो रिसर्च हुई है उनसे पता चल जाता है कि भाई स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि स्मोकिंग के कारण कितने परसेंट चांस बढ़ जाते हैं लंग कैंसर होने के। ओके, इसके लिए हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, जिसमें हम कोई भी, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि कोई भी हमने एक पॉपुलेशन ले ली 100 की। ओके, उस 100 की पॉपुलेशन में हमने 50 ऐसे मेंबर लिए, 50 ऐसे सब्जेक्ट लिए जो स्मोकर हैं और 50 ऐसे सब्जेक्ट लिए जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं उसको हम एक्सपोज्ड कहते हैं। एक्सपोज्ड मतलब जो फैक्टर से इफेक्टेड है। और नॉन स्मोकर है उसको हम अपने इस क्लिनिकल टर्म में हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सपोज्ड, नॉन स्मोकर। ओके, अब जो स्मोकर है उनको लंबे टाइम तक हमने क्या किया, उनको फॉलो अप लिया उनका, और पता लगाया कि जो 50 स्मोकर थे उनमें से कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ है और 50 नॉन स्मोकर थे उनमें से कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ है। फिर उनको कंपेयर करके कि भाई स्मोकिंग करने वालों को कितने परसेंट ज्यादा चांस बढ़ जाता है लंग कैंसर होने का। मतलब कोई भी रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर देखते हैं हम लॉन्ग टर्म पे। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने फ्यूचर के लिए बताया कि आज से हम उसको फॉलो अप लेंगे, लंबे समय बाद देखेंगे। और या फिर आज हम कोई भी पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, उनके पास्ट से डिसाइड करेंगे, पास्ट का उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूछेंगे कि भाई तुमने स्मोकिंग करी थी या नहीं करी थी, तुम रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हो या नहीं हो।
और हमने ऑब्जर्व किया और एक कैलकुलेशन से हम पता करते हैं कि कितने % चांस ज्यादा रहता है। इसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ये एक बेसिक थीम है इसकी। ओके, नेक्स्ट हम एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ेंगे इसके। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी? देखो, इन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट इंटरवेन और रेदर सिंपली ऑब्जर्व। देखो, इसमें यही बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेटर कोई इंटरवेन नहीं करता है, जस्ट ऑब्जर्व करता है। और जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज वेरिएबल, स्ट्रेंथ बताता है कि भाई कितना एक्सपोजर है, जो जो रिस्क फैक्टर है उसको, वो डिजीज डेवलपमेंट में कितना उसका इफेक्ट करता है। ओके, द इंटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज टू इन्वेस्टिगेट the natural state of risk factors, disease or outcomes. Okay, देखो, take sample to a population where an independent variable is not under the control of researcher. कोई भी independent variable होगा जो population में से हम जो select करते हैं, researcher या investigator जो population select करता है जिस पे study करने वाले हैं, उस पे independent variable is not under control of researcher, वो किसी researcher के control में नहीं होगा। उसको हम ये बोलेंगे नहीं कि आप स्मोकिंग करो और फिर हम देखेंगे कि तुम्हें लंग कैंसर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाती है। ओके, हम ऑब्जर्वेशन स्टडी में सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखो, ऑब्जर्वेशन स्टडी के टाइप्स है। ऑब्जर्वेशन स्टडी में क्रॉस सेक्शनल आती है, केस कंट्रोल स्टडी आती है और कोहॉर्ट स्टडी आती है। जनरली हम जिसमें प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको, प्रोस्पेक्टिव मतलब हम फ्यूचर की, अगर आज से मैंने कोई भी पॉपुलेशन सेलेक्ट की, उसका आज से फ्यूचर तक मैं देखता हूं और उसका फॉलो अप लेता हूं कि भाई आज ये स्मोकिंग कर रहा है और फ्यूचर तक इसको कोई भी डिजीज होने के चांस कितने बढ़ जाते हैं, मैं आज से फ्यूचर तक उसको फॉलो अप लूंगा। और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? देखो, प्रोस्पेक्टिव का मैंने मतलब बताया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में देखेंगे। आज मैंने कोई भी, मान लो लंग कैंसर के डिजीज पॉपुलेशन ली, 100 पीपल लिए जो जिसको लंग कैंसर है, और उनको पूछा कि आप लोगों ने सबने क्या स्मोकिंग करी थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्मोकिंग नहीं करने वाले को भी लंग कैंसर हो। लेकिन जस्ट इतना पता करना है कि कितना ज्यादा चांस होता है, स्मोकिंग कितना इफेक्ट करता है लंग कैंसर को। ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट के क्वेश्चन आंसर से पता लगाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आपको जो टाइप्स है ऑब्जर्वेशनल स्टडी के, उसका टाइम बताया कि भाई कौन से टाइम में स्टडी करते हैं वो सब। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट, मैंने ऊपर टाइम लिख रखा है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए, पास्ट में नीचे लिखा हुआ रेट्रो, पास्ट को अपन रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, वो पास्ट के लिए करते हैं। और फ्यूचर के पास क्या लिखा हुआ है? प्रो, मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ओके, अब देखो, बीच में सबसे पहली स्टडी आ रही है, पहला टाइप आ रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी का टाइप है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंट में हमने अभी एक पॉपुलेशन ली और अभी उनमें बताया कि भाई कितने लोग डिजीज है और कितने लोग रिस्क फैक्टर से एसोसिएट, रिस्क फैक्टर के साथ है, और पता लगाया कि भाई हाँ, रिस्क फैक्टर इतना डिजीज करता है, या कितने लोग नई डिजीज है और वो भी वो रिस्क फैक्टर इफेक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसमें आज से, अभी से लेके मैं फ्यूचर तक को फॉलो अप लूंगा और पता लगाऊंगा। और रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, पास्ट के क्वेश्चन आंसर से। देख, इसमें मैंने आपको जस्ट एक फ्लो चार्ट से समझा दिया है। देखो, कोहॉर्ट स्टडी होती है ना, वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी भी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारे टॉपिक्स और ये सारे टाइप्स है इसके, एक एक करके मैं समझाता हूँ। आप अगर वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट हम फर्स्ट टाइप लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखो, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक पॉपुलेशन अभी देखी, इसको अपन कहते हैं एक स्नैपशॉट की स्टडी। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब मैंने 100 की पॉपुलेशन ली, उसमें
50 लोग डिजीज्ड है, और डिजीज मतलब लंग कैंसर है जिनको, मैं ये लंग कैंसर का एग्जांपल ले रहा हूं, और भी डिजीज पे भी ये होती है ना। 50 लोग जो कि जिनको लंग कैंसर है, और 50 लोग को नो। ओके, अब उन 50 लोगों में ये पता लगाना है कि वो 50 लोग क्या रिस्क फैक्टर से ग्रसित है, क्या वो स्मोकिंग करते हैं। फिर हमसे पता लगा कि 50 में से 45 लोग रिस्क फैक्टर लेते हैं, मतलब स्मोकिंग करते हैं। अब आप पता लगा रहे हैं कि 50 में से 45 लोग मतलब जो रिस्क फैक्टर का है रेशियो वो ज्यादा है लंग कैंसर होने में। अब यहाँ पे 50 वो है जिनको लंग कैंसर नहीं है, और उनमें पता लगा है कि उनमें से सिर्फ 5 लोग अपना रिस्क फैक्टर से ग्रसित है, मतलब स्मोकिंग करते हैं। तो इससे ये पता चलता है, इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे और पता लगाएंगे कि कितने परसेंट ज्यादा चांस है। तो इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक ड्रॉबैक ये है कि अपन अभी जस्ट एक स्नैपशॉट में देखते हैं, तो इसमें ये पता नहीं लगता कि कौन कितने टाइम से रिस्क फैक्टर ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या कितने टाइम से स्मोकिंग कर रहा है। तो जस्ट अभी देखा एक स्नैपशॉट में 100 की पॉपुलेशन ली और पता लगा कि ये डिजीज है और ये स्मोकिंग करता है, और पता लग इससे अपन डिटरमाइन कर लिया कि भाई हाँ इसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर ने काम किया है। और दूसरी जगह ये देखते हैं कि जो दूसरी पॉपुलेशन है दूसरे ग्रुप में, उसमें देखते हैं कि ये डिजीज नहीं है, इसको लंग कैंसर नहीं है, और वो भी अगर उसमें ये देखते हैं कि ये रिस्क फैक्टर कंज्यूम करता है या नहीं करता है। ओके, देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक फ्लो चार्ट है जिसमें सिंपली स्टडी पॉपुलेशन ली, नॉट डिजीज और डिजीज, कौन डिजीज है कौन डिजीज नॉन डिजीज, मैंने अभी लास्ट बताया था। फिर उसमें देखेंगे किसमें फैक्टर्स प्रेजेंट है किसमें फैक्टर एब्सेंट है। डिजीज वाले में भी यही देखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जस्ट एक इसको एग्जांपल से हमने देखा है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसमें एग्जांपल में हमने क्या लिया है कि 100 पीपल स्मोकर लिए और 100 नॉन स्मोकर लिए। इसमें 200 की पॉपुलेशन है, कुल 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप जिसमें 100 स्मोकर है और दूसरा ग्रुप जिसमें 100 नॉन स्मोकर है। ओके, फिर उसमें हम क्या देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे इंसिडेंट रेट एंड रेशियो। इंसिडेंट रेट मतलब कितने परसेंट चांस ज्यादा है रिस्क फैक्टर का। ओके, देखिए यहाँ एक्सपोज्ड मतलब स्मोकर, या नॉन एक्सपोज्ड मतलब नॉन स्मोकर। कितने लिए अपने 100 मैंने ऊपर लिख रखा है। अब उसमें से देखा कि लंग कैंसर 24 को है, 100 में से जो स्मोकर है उनमें से लंग कैंसर 24 को है, 76 को लंग कैंसर नहीं है, मतलब 24 को लंग कैंसर है और 76 वालों को लंग कैंसर नहीं है। कितने में से 100 में से जो कि स्मोकर है। फिर उसका अपन परसेंटेज निकालते हैं जो कि 24 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 24% आ रहा है। मतलब 100 में से ही है तो 24% चांस है लंग कैंसर होने के स्मोकिंग का। ये अपने को इंसिडेंट रेट पता चली। अब हम पर नॉन स्मोकर देखते हैं जिसमें से देखा कि लंग कैंसर 8 लोगों को है, 92 लोगों को नहीं है। कितने में से 100 में से, इसका परसेंटेज निकाला तो 8% आया, 8%। अब देखिए आप नॉन स्मोकर का 8% है, स्मोकर का 24% है, तो कितने परसेंट ज्यादा चांस है स्मोकर को लंग कैंसर होने के। मतलब इसको अपन कहते हैं कि रिलेटिव रिस्क रेशियो असेसमेंट। क्या कहते हैं, रिलेटिव रिस्क रेशियो असेसमेंट। रिलेटिव किसके, स्मोकिंग के और नॉन स्मोकिंग के, उसको रिलेटिव रिस्क रेशियो देखते हैं कि भाई कितना परसेंट ज्यादा है। जब अब इंसिडेंस रेशियो देखते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ये रेशियो कैसे पता करते हैं, 24/100 उसको और डिवाइड करना है 8/100 से, तो इंसिडेंस रेशियो आ जाता है जो कि 3 आया है, मतलब 1:3, 1:3। जिससे क्या पता चलता है कि जो नॉन स्मोकर है उनके चांस 1 है, उनका चांस अगर 1 है तो स्मोकर के चांस 3 हो जाते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एक एग्जांपल था। ओके, इस कैलकुलेशन से हम पता लगाते हैं कि भाई जो रिलेटिव रिस्क रेशियो है वो कितना है। देखो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टाइप है इसका केस कंट्रोल स्टडी। हमने 3 टाइप है इसके। फर्स्ट टाइप क्या है,
क्रॉस सेक्शनल जिसमें एट प्रेजेंट में देखते हैं, और केस कंट्रोल में क्या करते हैं हम प्रीवियस या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के जो फैक्टर्स है उनको देखेंगे। देखो केस कंट्रोल में क्या होता है, स्टडी दैट कंपेयर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल दोज विद द डिजीज, जिसको अपन केस कहते हैं। केस और कंट्रोल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, केस मतलब वो पीपल, वो ग्रुप जो डिजीज्ड हो, ठीक है, और कंट्रोल मतलब वो जो डिजीज नहीं हो, जो नॉन डिजीज्ड हो, ठीक है। अब देखिए यही है, एंड पीपल हु डू नॉट हैव डिजीज, जिसको कंट्रोल में रखते हैं हम। रिसर्चर्स स्टडी ऑन मेडिकल एंड लाइफस्टाइल हिस्ट्रीज ऑफ द पीपल इन ईच ग्रुप टू लर्न व्हाट फैक्टर्स मे बी एसोसिएटेड विद द डिजीज और कंडीशन। जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट फैक्टर से, पास्ट लाइफस्टाइल से ये पता लगाएंगे कि कौन सा फैक्टर्स इस डिजीज में कंट्रीब्यूट करता है, इस डिजीज में इफेक्ट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा मेरा स्लाइड हटा देता हूँ फेस। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप may have been exposed to a particular substance that other group was not। एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेता है, पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर लेता है, और दूसरा ग्रुप नहीं लेता है, ऐसे को हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है, उसको अपन रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने बताया था पास्ट के लिए, और प्रोस्पेक्टिव बताया था फ्यूचर के लिए। ओके, देखो कंटिन्यू में हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट विथ लंग कैंसर। इसमें ही सेम एग्जांपल लिया हुआ है कि लंग कैंसर केस विथ कंट्रोल ग्रुप, एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड थ्रू interviews determines the presence or absence of the factor in which she or he is interested। जिसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो उसके इंटरव्यू लेगा और पता लगाएगा कि उन्होंने पास्ट में ये रिस्क फैक्टर लिया था या नहीं लिया था, उनके प्रेजेंस या एब्सेंस है उनमें। स्मोकिंग, हम यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहे हैं, लंग कैंसर था, तो पास्ट में जस्ट पूछेंगे कि आप स्मोकिंग कितने टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग लेंगे जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, दो ग्रुप ले लिए हमने। फिर उसमें लुक एट द पास्ट एक्सपोजर और पता लगाएंगे, ठीक है। केस कंट्रोल का मैंने फ्लो चार्ट बनाया, एक केस लिया, दूसरा कंट्रोल लिया, ठीक है। और इसके बैक जाएंगे, देखो जो निशान है वो बैक की तरफ है, इधर से यूं जा रहा है, मतलब उसके पास्ट में जाएंगे और पूछेंगे, जिसमें पूछेंगे कि कौन एक्सपोज्ड है, कौन अनएक्सपोज्ड है। और जो कंट्रोल वाला है उनको भी पूछेंगे एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड। ओके, तो हमें पता लगा देंगे कि भाई कितने परसेंट चांस ज्यादा है, जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेशन की थी प्रीवियस स्लाइड में, वैसे ही। ओके, और तो जनरली ऐसा ही आएगा कि जो केस होते हैं, केस मतलब जो डिजीज है, उनमें जो फैक्टर ज्यादा मिलेगा और नॉन डिजीज में फैक्टर कम मिलेगा, तो फैक्टर का कितने परसेंट जो रिलेटिव रिस्क रेशियो असेसमेंट है वो निकालते हैं। ये हो गई अपने केस कंट्रोल स्टडी, जो कि पास्ट में देखते हैं, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव या कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कोहॉर्ट स्टडी, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव और सबसे एक्यूरेट भी है। इसमें क्या करते हैं हम कि आज से कोई भी स्टडी पॉपुलेशन ली और फ्यूचर तक उसको ऑब्जर्व करेंगे या फॉलो अप लेंगे उसका। तो इसमें क्या है कि कोई भी बायस नहीं हो सकता। इंटरव्यू में जैसे हमने पास्ट की स्टडी करते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दे इन्वेस्टिगेटर, जो पॉपुलेशन है या जो सब्जेक्ट है, या फिर भूल भी सकते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है जो फ्यूचर, आज से फ्यूचर तक होगी, और या कोहॉर्ट स्टडी होती है वो एक्यूरेट स्टडी होती है, जो सबसे ज्यादा अच्छी है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोहॉर्ट स्टडी इज एक्सपोजर एंड आउटकम। एक्सपोजर कितना है, एक्सपोजर मतलब एक्सपोज, रिस्क फैक्टर कितना है, और आउटकम्स क्या मिलते हैं। ओके, कोहॉर्ट स्टडी, देखो यहाँ पे स्टडी पॉपुलेशन ली मैंने, जो कि नॉन डिजीज होगी। मान लीजिए मैंने 1000 की स्टडी पॉपुलेशन ली, और उसमें 1000 में से 500 लोग एक्सपोज्ड है। प्रेजेंट में मैंने अभी, मैं रिसर्चर हूं मान लीजिए, और मैंने 1000 की पॉपुलेशन ली, जिसमें ऐसी पॉपुलेशन लूंगा जिसमें 500
रिस्क फैक्टर लेते हो, जैसे कि रिस्क फैक्टर मतलब स्मोकिंग करते हो और 500 जिसमें से स्मोकिंग नहीं करते हो 1000 की पॉपुलेशन में, ओके। और फिर मैं टाइम पीरियड मेरा मान लीजिए 10 ईयर है, 10 ईयर तक मेरी स्टडी चलेगी ये, ओके। अब 10 ईयर तक मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा सिंपली, ना कि उनमें कोई इंटरवेन नहीं करूंगा। फिर 10 ईयर बाद देखूंगा कि जो एक्सपोज्ड थे उनमें डिजीज कितने लोगों को हुई। तो मान लीजिए 500 में से 220 लोगों को डिजीज हुई जो एक्सपोज्ड थे, और बाकी जो बचे उनको नहीं हुई, ओके। और जो अनएक्सपोज्ड थे, जो रिस्क फैक्टर नहीं लेते थे, जो स्मोकिंग नहीं करते थे, उनमें से सिर्फ 10 लोगों को लंग कैंसर हुआ। इससे हम सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि भाई जो एक्सपोज है, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें कितने परसेंट ज्यादा चांस है लंग कैंसर होने के। सीधा सीधा पता लग रहा है आपको। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन अपन जब स्टडी करते हैं तो लगभग इसी तरह के डेटाज अपने को मिलते हैं, ओके। इसको अपन कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी, और ये होती है प्रेजेंट से फ्यूचर तक, है ना। और ये स्टडी सबसे एक्यूरेट भी होती है। अभी मैं इसके एडवांटेज और वो भी बताऊंगा। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, सैंपल ऑफ जनरल पॉपुलेशन, जिसमें जियोग्राफिक पॉपुलेशन सिलेक्शन के लिए स्टेप्स क्या होते हैं। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन ले सकते हैं, कोई स्पेशल एज ग्रुप की पॉपुलेशन ले सकते हैं, या फिर बर्थ की पॉपुलेशन ले सकते हैं, जो कि कोहार्ट में अपन करते हैं। और अ ग्रुप दैट इज इजी टू आइडेंटिफाई। नर्स हेल्थ स्टडी इसमें एक एग्जांपल है। नर्स हेल्थ स्टडी एक न्यूट्रिशन की स्टडी हुई थी कि न्यूट्रिशन तो किस तरह के लेते हैं, और उसकी बाद में ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई थी, ओके। या फिर कोई स्पेशल पॉपुलेशन ले सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल इपिडेमियोलॉजी, मतलब कोई केमिकल की फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, तो वो केमिकल उसको, उसका एनवायरनमेंट है ऐसा, वो केमिकल उसको डिजीज के लिए कितना इफेक्ट करता है, या जो रिस्क फैक्टर रेशियो असेसमेंट है वो देख सकते हैं अपन। ये सिलेक्शन पॉपुलेशन के क्राइटेरिया हो सकते हैं। और रेयर एंड स्पेशल एक्सपोजर मिल सकता है हमें कोई केमिकल वाली पीपल से, ओके। कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन में एक होता है इंटरनल कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल ग्रुप, ओके। एक्सपोज और नॉन एक्सपोज इन द सेम स्टडी। एक स्टडी में हम एक्सपोज भी रखते हैं, नॉन एक्सपोज भी रखते हैं। एक स्टडी हुई थी, इसमें एक एग्जांपल है फर्मिंगम स्टडी। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज की स्टडी हुई थी और बहुत लंबी चलने वाली स्टडी थी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन स्टडी, जो कि फर्मिंगम स्टडी है, और नर्व्स हेल्थ स्टडी, जो कि न्यूट्रिशन की स्टडी थी। ये एग्जांपल्स है। मिनिमाइज द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। एक्सटर्नल कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, चूज इन अनदर ग्रुप ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। मैंने अभी बताया था ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी मतलब एक ग्रुप कोई कंपनी में काम करने वाले, कोई केमिकल कंपनी में काम करने वाले लोगों का लिया, और एक उस केमिकल से बिल्कुल अनअटैच्ड लोगों का लिया, और उनमें देखा कि भाई रिस्क फैक्टर कितना इफेक्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट में। तो एस्बेस्टोस वर्सेस कॉटन वर्कर्स। एक एस्बेस्टोस की कंपनी में काम, ये एग्जांपल है एस्बेस्टोस की कंपनी में काम करने वाले, और दूसरा कॉटन वर्कर कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई, और उनमें हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं ये। अब इसमें कंपैरिजन है कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजन करते हैं हम, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर की स्टडी करते हैं, जो कि सबसे अच्छी है और ये सबसे इफेक्टिव भी है, एक्यूरेट भी है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि आज से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे फ्यूचर तक। दूसरा एक्सपेंसिव भी होगी, क्योंकि इसमें एक टीम चाहिए कि अपने को उनको ऑब्जर्व करने के लिए हजारों लोग होंगे उस स्टडी में हो सकते हैं। तो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। दूसरा क्या, मोर वैलिड इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैलिड मिलेगी, ओके। ये एक्यूरेट होगी, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट तक उनको फॉलो अप लेंगे उनका। दूसरा मेजरमेंट्स ऑन पोटेंशियल कंपाउंडर्स, जो एक्सपोजर होगा वो
मोर वैलिड होगा। दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव या कोहार्ट स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट की स्टडी जो हम करते हैं, पास्ट के क्वेश्चन आंसर से, इंटरव्यू से पता लगाते हैं और हम एक निर्णय लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्विक, चीप, एप्रोप्रिएट। एक तो कि क्विक, जल्दी होगी क्योंकि इंटरव्यू लेना है उसका बस, और अपन स्टडी सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ के कर सकते हैं। दूसरा हुआ चीप, मतलब सस्ती भी होगी, ज्यादा लोग नहीं चाहिए इसमें, टीम नहीं चाहिए। एप्रोप्रिएट होगी, टू एग्जामाइन आउटकम विथ लॉन्ग लेटेंसी पीरियड्स, पुराने लॉन्ग लेटेंसी पीरियड्स को एग्जामाइन करके आउटकम निकालेंगे। ओके, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोजर। इसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो लेना डिफिकल्ट है क्योंकि करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, बायस हो सकता है, इसमें छुपा सकता है कुछ भी अपने से, जो इन्वेस्टिगेटर से जो सब्जेक्ट्स होंगे वो छुपा भी सकते हैं। ओके, रिस्क ऑफ कन्फाउंडिंग, रिस्क है अपने को कन्फाउंडिंग की, एक्यूरेसी की। नेक्स्ट, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, क्लियर टेम्पोरल रिलेशनशिप मिल जाएगा अपने को, लीस्ट ससेप्टिबल टू सम फॉर्म्स ऑफ बायस्ड, बायस्ड कम से कम होने के चांस है, बायस मतलब पक्षपात, कोई भी झूठ। कैन एग्जामाइन मल्टीपल प्रीडेटर ऑफ आउटकम, efficient far rare exposure, detection of signals of unexpected ADR, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड ADR भी मिल सकते हैं अपने को, कोई भी रिस्क फैक्टर के अनएक्सपेक्टेड जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे वो भी हमको उसकी डिजीज मिल सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, नो कंट्रोल ऑन ओवर प्रीडेटर, जो प्रीडेटर है या जो सब्जेक्ट है उन पे कंट्रोल नहीं होता है अपना, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड एंड कॉस्टली, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए उनको अगर कोहॉर्ट स्टडी करनी है तो ट्रेनिंग देनी है और कॉस्टली भी पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। इनएफिशिएंट फॉर रेयर और लॉन्ग लेटेंट डिजीज, लॉन्ग लेटेंट डिजीज के लिए इनएफिशिएंट है, जो लंबे समय लेती है उनके लिए एफिशिएंट नहीं है, कुछ कुछ डिजीज के लिए नहीं है, कुछ कुछ डिजीज के लिए यही ऑब्जर्वेशनल स्टडी एफिशिएंट है। पोटेंशियल बायस इन आउटकम, हो सकता है कुछ बायसनेस भी हो जाए इसमें, और रिलेटिव रिसोर्सेज एंड टाइम इंटेंसिव, रिसोर्सेज चाहिए अपने को और टाइम भी लगता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो, आप फार्मेसी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।